नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आशा करता हूं दोस्तों आप सबकी दीपावली सुरक्षित और खुशहाल रही होगी। साथ ही साथ आप सबको गोवर्धन पूजा की और आने वाले भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों चलिए आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों कुछ पेंशनर्स को जो डीआर में बढ़ोतरी हुई है, जो 3% की बढ़ोतरी है, उसका 4 महीने का एरियर मिलना शुरू हो गया है। ये जानकारियां आ रही हैं। क्या ये जानकारी सही है? जी हां, सही है। इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा और वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा डीआर का एरियर के बारे में। चलिए, उसके अलावा दोस्तों आपने अगर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का फायदा नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। पेंशन आने के कई सालों बाद भी ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बकायदा लेटर दिखाऊंगा और आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा किस फॉर्म के तहत आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का फायदा लेना है दोस्तों। जी हां, और साथ ही साथ अब एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल के अंदर, उनके टेबल के ऊपर ओआरओपी की विसंगतियों को रख दिया जाए। जी हां दोस्तों, 7 तारीख को, आने वाले नवंबर 7 तारीख को एक ऐसा मौका है। इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जो बच्चियां होती हैं उनका नाम पेंशन डॉक्यूमेंट से डिलीट करने को लेकर के पेंशन मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या आपने कम्यूटेशन का फायदा लिया? दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एक ऐसा चीज है जैसे कि हम पेंशन को गिरवी रख रहे हैं कुछ समय तक के लिए, उसका फायदा लाखों में पेंशनर्स को मिलता है। हालांकि वो पैसा हर महीना कटता है हमारे पेंशन से, लेकिन उसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान बहुत कम है, फायदे ज्यादा हैं दोस्तों। जी हां, अगर वो कम्यूटेशन का फायदा आपने नहीं लिया है, आपको रिटायरमेंट आए हुए 2 साल 4 साल हो चुके हैं, फिर भी आप कम्यूटेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जी हां, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। नहीं लिया तो आ गया है कम्यूटेशन लेने का और एक मेडिकल कराने का फॉर्म। जी हां, आपने अगर कम्यूटेशन नहीं लिया है रिटायरमेंट आते टाइम और आपका रिटायरमेंट आने के बाद 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है तो आप कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साथ में मेडिकल भी कराना पड़ेगा। आप कम्यूटेशन का फॉर्म और मेडिकल का फॉर्म भर के अगर भेज देंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस को आपका कम्यूटेशन को प्रोसेस करके पीसीडीए भेजना पड़ेगा और पीसीडीए आपका कम्यूटेशन का भुगतान कर सकता है। चलिए मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखाऊंगा जिसको देख के समझते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का 29 अक्टूबर का लेटर है जो पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा है। जब पेंशनर का 1 साल से ऊपर हो चुका था, पेंशन आए हुए, रिटायरमेंट हुए, तब उन्होंने जब कम्यूटेशन की मांग की तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको ये फॉर्म्स भेज दिए। आप जैसे देख पा रहे हैं, जो ब्लैंक IAFA 342 फॉर्म और फॉर्म सी। ये IAFA 340 फॉर्म होता है कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करने का फॉर्म और फॉर्म सी होता है मेडिकल कराने का फॉर्म। तो चलिए फॉर्म दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा फॉर्म जो आप देख पा रहे हैं, IAFA 342 फॉर्म, जिसमें कम्यूटेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। ये रहा पूरा फॉर्म, आपने देखा। उसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों फॉर्म सी। ये देखिए फॉर्म सी, ये फॉर्म सी है दोस्तों मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि पेंशन आने के बाद अगर 1 साल या उससे ज्यादा समय आपका हो जाता है और तब आप अगर कम्यूटेशन की मांग करते हैं तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भर के मेडिकल अथॉरिटी का जो है मेडिकल करा करके भेजना पड़ेगा। और ये मेडिकल आप नियरेस्ट एमएच से या सिविल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। करके आप ये फॉर्म दोनों भेज देंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेगा। और आपने अगर शुरू में कम्यूटेशन नहीं लिया है तो कम्यूटेशन आपको इस फॉर्म के बेस पर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर रिटायरमेंट आने के बाद 2-4 साल भी हो गए हैं तब भी अगर आप कम्यूटेशन लेना चाहते हैं, पहले नहीं लिया है, तो आप इस फॉर्म को भर के जरूर भेजें और आप कम्यूटेशन हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पेंशन के दस्तावेजों में बच्चियों के नाम जुड़े रहने को लेकर के पेंशन मंत्रालय की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों पेंशन मंत्रालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है। पेंशनर्स अमूमन ये देखा गया है कि जैसे बच्चियों की शादी हो जाए तो बच्चियों के नाम को हटाने के लिए पेंशनर्स जो है अपने पेंशन डॉक्यूमेंट से जो है अप्लाई करते हैं। तो इसको लेकर के अभी पेंशन मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है। ये सामने जो आप पेंशन मंत्रालय का लेटर देख पा रहे हैं, जो कि अभी अक्टूबर 2024 का लेटर है। देखिए अब इस लेटर में पेंशन मंत्रालय ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। हेडिंग अगर आप देखेंगे तो
क्लैरिफिकेशन ऑन डिलीशन ऑफ नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। यानी कि बच्चियों के नाम को पेंशन डॉक्यूमेंट से हटाने से जुड़ा हुआ ये मामला है और पेंशन मंत्रालय ने साफ साफ कहा है चाहे बच्चियां पेंशन के लिए हकदार हो या ना हो, उनका नाम दस्तावेजों से ना हटाया जाए, उनका नाम दस्तावेजों से नहीं हटेगा। क्योंकि दोस्तों इसके कई सारे मायने होते हैं। बच्चियां भी पेंशन के लिए हकदार होती हैं, कई सारे कंडीशंस होते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा। तो ये आप लेटर आप देख पा रहे हैं, ये पेंशन मंत्रालय को जारी करना पड़ा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे पेंशनर्स अपनी बच्चियों के नाम को पेंशन डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसी को लेकर के ये गाइडलाइन पेंशन मंत्रालय ने जारी किए कि आगे से अब ये नाम हटाने का काम नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों नाम हटाने से क्या चीजें जुड़ी हुई है, दोस्तों बच्चियों को, जो आपकी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको भी पेंशन लागू है। अगर हमारे बाद हमारी वाइफ को लागू है, उसके बाद बच्चों को भी लागू है। लेकिन लड़के जो होते हैं उनको 25 साल तक ही लागू होता है, या वो जब तक कमाई नहीं करना शुरू करते तब तक लागू होता है। 25 साल से ज्यादा उम्र हो गई तो उनको लागू नहीं होता है, बशर्ते अगर वो डिसेबल्ड चाइल्ड है तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है। लेकिन बच्चियों को अगर वो अनमेरिड है, जब तक भी वो अनमेरिड है तब तक उनको लागू होता है। अगर वो विडोड है, अगर वो डिवोर्सी है, तब भी उनको लागू होता है। इस वजह से बच्चियों का नाम कभी भी आपको डिलीट नहीं करना चाहिए। इसीलिए पेंशन मंत्रालय को यह गाइडलाइन जारी करना पड़ा कि बच्चियों का नाम डिलीट ना किया जाए। तो आप भी इस चीज को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब ओआरओपी में सीधी बात, मोदी जी के साथ 7 नवंबर को मौका, ले आओ ओआरओपी की सीधे पीएम के टेबल में। जी हाँ दोस्तों, अब जो 7 नवंबर 2024 को अभी हाल फिलहाल में एक ओआरओपी डे मनाया जा रहा है दिल्ली में। इसको लेकर के अभी लेटर भी जारी हो गए हैं। ये सामने आप एक राज्य सैनिक बोर्ड का लेटर देख पा रहे हैं, 25 अक्टूबर 2024 का लेटर है दोस्तों। और ये डायरेक्टर जो राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से जिला सैनिक बोर्डों को भेजा गया है, उनसे पॉइंट्स मांगे गए हैं। तो अगर एक जिला सैनिक बोर्ड को गया है तो बहुत सारे और भी जिला सैनिक बोर्ड्स को गए होंगे। तो ये पॉइंट भेजने का एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि 10 साल पूरे होने पर ओआरओपी के अब ओआरओपी डे मनाया जा रहा है दिल्ली में। नीचे आपको मैं लेटर दिखाऊंगा, ये देखिए, ये लेटर भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 23 अक्टूबर 2024 का लेटर है, जिसमें हेडिंग आप देखिए, सेलिब्रेशन ऑफ 10 इयर्स ऑफ ओआरओपी एंड डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2024। देखिए 7 नवंबर 2024 को ये एक बहुत बड़ी जो है मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जिला सैनिक बोर्डों से भी अब पॉइंट्स मांगे गए हैं और साथ ही साथ वहां पर जो पूर्व सैनिक हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। हर जो डायरेक्टरेट की तरफ से 2-2 पूर्व सैनिक जा रहे हैं, तो इसका मतलब लगभग 60-70 के संख्या में पूर्व सैनिक रहेंगे। तो वहां पर अभी ये मौका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल पर ओआरओपी की विसंगतियों को रखा जाए। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ओआरओपी को लागू किया गया। अब यहां पर बहुत सारे बोलेंगे कि ये मोदी की जो है बड़ाई कर रहा है, लेकिन जहां पर हमें सरकार की आलोचना करनी चाहिए वहां पर मैं हमेशा सरकार की आलोचना करता हूं। चाहे एडिशनल पेंशन का जो मुद्दा है, 80 साल में एडिशनल पेंशन शुरू किया जाता है, जबकि माननीय कोर्टों के आदेश से 79 इयर्स खत्म होते ही एडिशनल पेंशन दिया जाए। उसी तरीके से डीएडीआर का जो रिवीजन का फॉर्मूला है, मोदी सरकार ने उसको बदल दिया, जिसकी वजह से डीएडीआर में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसको भी हम कंडेम करते हैं, उसकी हम बिल्कुल आलोचना करते हैं। साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बावजूद भी सरकार आनाकानी कर रही है, इसमें भी हम आलोचना करते हैं सरकार की। इक्वल एमएसपी को लेकर सरकार की आलोचना करते हैं। लेकिन दोस्तों जहां पर सरकार ने कुछ नहीं अच्छा काम किया, उसको हमें जो है प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। ओआरओपी को लागू करना बहुत बड़ा डिसीजन था। भारत सरकार ने 2014 में जब मोदी सरकार बनी, उसके बाद जाकर के 2016 में ओआरओपी को लागू किया। विसंगतियां हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अब विसंगतियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के टेबल में ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर के शायद विसंगतियां सही होंगी। अब मैं आगे बताता हूं कि जो विसंगतियां हैं, जैसे कि प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएससीपी लागू ना करना ओआरओपी में, यह बहुत बड़ा विसंगति है। साथ ही साथ पीएमआर को, रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखना। जो ओएमजेसी का रिपोर्ट था ओआरओपी 1 का, उसको लागू ना करना। 2016 के बाद में जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं और 2016 के पहले के हैं, उनको अलग अलग टेबल में बांटना। 2016 के बाद के जो जेसीओज का रेशनली जो पेंशन कम हुआ, ये मुद्दे, ये बहुत बड़े विसंगतियां हैं ओआरओपी की, जिनको सही करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, उनसे मांग करते हैं, आपने ओआरओपी तो दिया, लेकिन इस ओआरओपी की विसंगतियों को भी आप ही सही कीजिए। इसलिए अब ये मौका है 7 नवंबर को
जो भी पूर्व सैनिक वहां जा रहे हैं या जो भी पूर्व सैनिक को पॉइंट अगर वहां भेजा जा रहा है तो इस पॉइंट में ओआरओपी की विसंगतियों को जरूर रखा जाए, ताकि ओआरओपी की विसंगतियां भी माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सही हो सकें, उनको सही किया जा सके, ताकि इन विसंगतियों को सही करके जो पूर्व सैनिक है उनको न्याय दिया जा सके। तो 7 तारीख को एक जो ओआरओपी डे मनाया जा रहा है उसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। पूर्व सैनिकों की ओआरओपी के जो विसंगतियां उनको सरकार एड्रेस करे, क्योंकि केवल दे देने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, लोग आशा उन्हीं से करते हैं जिनसे उम्मीद होती है काम की। इसीलिए हम आस करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस वर्तमान की सरकार से कि सरकार ओआरओपी की विसंगतियों को सही करे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 53% डीआर के एरियर का भुगतान शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, 53% जो डीआर का एरियर है, 4 महीने का एरियर, जुलाई से लेकर अक्टूबर का, उसका भुगतान शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों स्पर्श ने अभी भुगतान नहीं किया है, अभी स्पर्श ने शुरू नहीं किया, और सीपीपीसी ने भी कुछ सीपीपीसी ने ही अभी दिया है, कुछ, सभी ने नहीं दिया है। बहुत सारे सीपीपीसीज ने अभी देना बचा हुआ है, तो कुछ सीपीपीसीज ने देना शुरू कर दिया। अब सोशल मीडिया में इसके बारे में जानकारी मिल रही है, कुछ पेंशनर्स ने पर्सनली भी मुझे इसकी जानकारी भेजी है, तो इसके बारे में आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आपको नहीं तो सोशल मीडिया से गलत जानकारियां मिलेंगी कि स्पर्श ने दे दिया है, कल आएगा, अभी आने वाला है, आपके खाते में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है। सीपीपीसीज ने, कुछ सीपीपीसीज ने जो है 4 महीने का एरियर का भुगतान शुरू कर दिया है, और अभी स्पर्श का बचा हुआ है। स्पर्श का कुछ शायद समय लग जाए। तो चलिए एक मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया था, उसका थोड़ा सा कन्वर्सेशन आप सुन लीजिए। दोस्तों 31 तारीख को एक पेंशनर से मुझे ये मैसेज मिला। देखिए उनके खाते में क्रेडिट हुआ है 2257 रुपए, और आगे देखिए, और ये उन्होंने मुझे लिखा, सर मुझे 2257 रुपए डीए एरियर प्राप्त हुआ है सर जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर जी। अब देखिए उसके बाद मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, जो मैंने सवाल पूछे थे, सुनिए आप। बेसिक पे कितना है सर? आपको कैसे पता चला ये डीआर का ही एरियर है? क्योंकि डीआर का एरियर तो जहां तक मुझे पता है अभी तक भुगतान शुरू नहीं हुआ है। आपका बेसिक कितना है और थोड़ा सा डिटेल्स बताइए आपका। उसके बाद देखिए पेंशनर ने ये थोड़ा सा मुझे जानकारी दिया है, उनका बेसिक कितना था, क्या था, वो सारा जानकारी दिया है। उसके बाद फिर मैंने उनसे सवाल किया, ये देखिए वो सवाल आप सुन लीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू सर। आपका कौन से बैंक में पेंशन आता है और क्या आपका अभी स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है क्या? ये 2 चीजें भी बता दीजिएगा प्लीज। तो देखिए पेंशनर ने ये जानकारी दी, मेरी पेंशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आती है सर जी, अभी मैं स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ हूँ। यानी कि कुछ सीपीपीसीज ने, जैसे ही डीआर का आदेश जारी हुआ दोस्तों, कुछ सीपीपीसीज ने भुगतान शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर का आदेश था, 31 अक्टूबर को ही कुछ सीपीपीसीज ने भुगतान कर दिया है। तो अभी फिलहाल स्पर्श द्वारा इसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सीपीपीसीज ने उनके पेंशनर्स को जो 3% पेंशन की बढ़ोतरी है उसका 4 महीने का एरियर का भुगतान कर दिया, जैसे इन पेंशनर ने भी जानकारी दी। तो दोस्तों आप सबने अभी देखा और सुना कि जो पेंशनर थे उनके 18,807 रुपए बेसिक पेंशन था, उनका ओआरओपी 3 अभी रिवीजन नहीं हुआ है, वो सिपाही रैंक का ओआरओपी 2 का पेंशन ले रहे थे। तो 18,807 में अगर आप 3% डीआर का कैलकुलेशन निकालेंगे, 4 महीने का इंटू 4 अगर करेंगे तो वही अमाउंट निकलेगा, आप करके देख लीजिएगा, 2257 यानी कि 2,257 रुपए, जो उनको 4 महीने का एरियर सीपीपीसी द्वारा, सेंट्रल बैंक के सीपीपीसी द्वारा भुगतान किया गया है। अभी सभी ने भुगतान नहीं शुरू किया है, बचे हुए हैं, और स्पर्श ने तो अभी किया नहीं है डीआर का भुगतान 4 महीने का एरियर का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।